आज़ाद साहब यहाँ कांग्रेस में बहुत आए बहुत गए। यहाँ इंदिरा गांधी जी थी, लोग जिस वक्त तो मर गई थी, लोग कहते थे कांग्रेस खत्म हो गई, देश खत्म हो गया। देश भी चला, कांग्रेस भी चली। यहाँ ये कांग्रेस एक बहुत बड़ा समंदर है। यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, कोई इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं होती है। लोग आते जाते हैं। आज़ाद साहब भी आया था, अपने कुर्सी का मज़ा लेकर चले गया और ये कहकर कि नहीं जी मैं बड़ा काबिल हूँ, तो बड़े काबिलियत से मैं आया हूँ आगे। तो सरकार कांग्रेस को ये दे रहा था पहले, जब आपने ये देखा कि एमपी अब मैं बनने वाला नहीं हूँ, तो देखा कि जी अब मैं नहीं बनने वाला हूँ, तो कांग्रेस को देने लगा शिक्षा कि आप ग्रास रूट लेवल से वोटर इसको नुमाइंदों को जी इलेक्शन के जरिए चुन कर लाओ। आज जो ये लिस्ट निकाली, कौन सा इलेक्शन किया? कांग्रेस कहती है वो बी टीम है बीजेपी की, आज़ाद पार्टी। कुदरती आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो एक बंदा 20 साल के बाद 20 साल पहले वो यहाँ पर 2004-05 में चीफ मिनिस्टर थे, यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन थे और वजीर दिफा भी थे स्टेट के। उसके बावजूद भी आज वो कह रहे हैं मेरे साथ मिलिटेंट थे। उन्हें कंप्रोमाइज़ किया है मुल्क की सलामती के साथ। तो मैं कहता हूँ अगर मोदी की सरकार नहीं होती, दूसरी कोई सरकार, वो आज अंदर होते। कांग्रेस पार्टी से कौन चेहरा रहेगा? ये बात कहूँ कि पिछले साल मैं चेयरमैन ही होते हुए मेरे साथ मेंबर जो थे वो मिलिटेंट होते थे, तो क्या मुझे सरकार छोड़ेगी? पहले तो मुझे ही अंदर करेगी कि आपने कैसे चेयरमैन होते हुए मुल्क एक तो मुल्क की का हलफ, आप मुल्क के आइन के तहत आपने हलफ लिया कि मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, और आज आप 20 साल के बाद या 15 साल के बाद ये कह रहे हो कि मेरे साथ मिलिटेंट थे। राजस्थान और बाकी जगहों पर इलेक्शन आने, आप देख लेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा। ये वो कांग्रेस है जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में एक अहम रोल अदा किया है। जो भारतीय जनता पार्टी कल तक 60 रुपये पेंशन अंग्रेज़ों से लिया करती थी, वो आज हमको सबक सिखा रही है, आज हमको कह रही है कि आपको कैसे चलना है। कांग्रेस को किसी के आदर्श सिखाने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस आदर्शवादी थी, आदर्शवादी है, आदर्शवादी रहेगी। मुल्क दोस्त थी, मुल्क दोस्त है और मुल्क दोस्त रहेगी। जहां अमित शाह खुद उस ठेकेदार के साथ मिला हो, वहां हमारे डीसी साहब की कौन सुनेगा? हमारी किसी ने नहीं सुनी। ये ठेका मैं कहता हूँ डायरेक्ट अमित शाह को है। यहाँ कौन सुनेगा हमारी? आप अंदाजा लगाए, अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के और खास करके चिनाब वैली को लोगों को भ्राम भरोसे रखा गया है। सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं कर रही है और सरकार को मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने देखा, मुझे ये लग रहा है कि सरकार को हमारे आंसू देखने में बहुत मजा आता है। ये ब्लॉक दिवस क्यों हो रहे हैं? ये भी तो आप तक पहुँचे। ये ड्रामा है, ये लोगों के वक्त का जिया है। आप मुझे बताओ, 2 साल से ब्लॉक दिवस हो रहा है, किसी को यहाँ से इतने लोग पूछ लो, किसी से कोई एक उनके काम का निवारण हुआ? बड़ा डंडूरा पीटा था मोदी जी ने मुफ्त गैस देने का औरतों को, बड़ा औरतों का हमदर्द बना बैठा था। अरे भाई तू अपनी औरत को नहीं संभाल पाया यार, तू क्या किसी औरत की अस्मिता को समझ सकता है? किसी औरत की बेबसी को क्या तू समझ सकता है? आज वही औरत अरसा 2 साल से वो सिलेंडर भरवा नहीं पा रही है। आप अंदाजा लगाइए, जो 350 में गैस सिलेंडर मिल रहा था वो आज आपको 1200 में मिल रहा है। ये तो मैं तो समझूंगा ये उस तरह है जिस तरह एक ट्रक बेचने वाला पहले नौजवानों को मुफ्त में देता है और बाद में उनको 10 गुना ज्यादा पेमेंट लेकर के उनसे प्राणी वसूली भी करते, वो मोदी जी कर रहे हैं। आप नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं जीके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाड़क। इस समय मैं दो में हूं और मेरे साथ जो हैं बीडीसी चंगा मोहम्मद अब्बास जी हैं। मोहम्मद अब्बास जी से जानेंगे इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका क्या हाल है, क्या सरकार जिस तरीके से दावे करती है उस तरीके से जो है काम पंचायती स्तर पर हो भी रहे हैं या नहीं। सर सबसे पहले आपका जो है जीके टाइम में स्वागत। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर अब आपका जो है लगभग 2 साल का पीरियड जो है पूरा हो चुका है लगभग, मुझे लग रहा है, और उसके बाद क्या एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं अभी आप? क्या आपको पावर्स मिली हैं? क्या प्रशासन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अभी भी नोक झोंक तो नहीं चल रही? मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने कम से कम इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की। मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत सारे चैनल वाले आते हैं लेकिन दूसरे चीज़ों पे बात होती है, लेकिन मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने इस मुद्दे पर बात की। जहां तक आपने सवाल किया कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो मैं तो कहूँगा कि एक बड़ी खुशी की एक लहर उमड़ पड़ी थी पूरी रियासत के अंदर कि पंचायतों के जो 3 टायर सिस्टम जो हुआ अप्लाई होने जा रहा था, तो एक बहुत बड़ी खुशी की लहर थी पूरी रियासत के अंदर।
लेकिन जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ गई तो हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मैंने कौंसल में भी बहुत बार कहा कि ये नहरों के सिवा कुछ भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ से ये कह रहे हैं कि हमने पंचायतों को इख्तियारात दिए। आप इमेजिन कीजिए कि एक सरपंच को डीडीओ बना दिया गया, लेकिन उसके हाथ से तमाम काम छीन करके उसको टेंडर में डाला गया और सरपंच जो है खाली रबड़ स्टैंप बन के रह गया है, खाली रबड़ स्टैंप। अंदाजा लगाइए कि जितना भी कैपेक्स आता है, आप किसी गरीब, किसी यतीम, किसी मोहताज, किसी बीमार, किसी लागर इंसान की कोई सहायता नहीं कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। कहीं ना कहीं सरकार का ये भी सोचना है, ये भी सोचना हो सकता है कि कहीं नहीं ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक टेंडरिंग प्रोसेस जो है शुरू किया गया है, उस पर क्या सोच? उसमें मैं 101% सहमत हूँ उसमें, लेकिन कम से कम ये जो पंचायतें बनाई गई थी, आपको मालूम है कि लोगों का कितना भरोसा बनता है जब एक सरपंच बनता है, उसके लिए वो लोग क्या क्या उस वक्त करते हैं। उनको यही उम्मीद होती है कि आने वाले वक्त में ये हमारा मसीहा बनेगा। लेकिन कोई सरपंच, किसी भी सरपंच को आप बता दो, पूछ लो कि क्या तू मसीहा बन पाया। मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। किस्से तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक यहाँ इछेर एक मेरी पंचायत है, वहाँ पर एक गरीब मुस्किन इंसान जो यूपी और शिमला जाकर जिसने रोजगार कमाया, मजदूरी करके उसने वहाँ से पैसा लाया और 2 छत मकान तामीर किया। उसके बाद एक नागहानी आफत में अचानक से उसके घर में आग लग जाती है। वहाँ पर वो सारा जो सिस्टम था वो खाकिस्तर हो गया। मैं 2 दिन सोचता रहा, खुदा को हाजिर नाजिर रखकर बता रहा हूँ कि 2 दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ जाऊँ, क्या लेकर जाऊँ, मैं उनको क्या दूँ। वो मेरे सामने आए तो मैं क्या कहूँ उनको। लेकिन 2 दिन के बाद मैंने सोचा कि अगर ना भी मैं जाऊँ, ये कल को बात आ जाएगी, वही लोग कहेंगे कि कम से कम यहाँ तक आना था। मैंने एक मीडिया वाला भी, हम वहाँ जब पहुँचे वो सारे बाहर निकले, पता नहीं क्या क्या खुशी उनके दिल में होगी थी कि पता नहीं चेयरमैन साहब आया है तो क्या क्या देगा ये। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं खुदा को हाजिर नाजिर रख के बता रहा हूँ कि मैं आंसू के सिवा उन लोगों को कुछ नहीं दे पाया। मतलब सीधे तौर पे आपका कहना है कि बीडीसी के पास पावर्स नाम के बराबर। जनाब, आप आवाम को पूछिए आवाम को क्या चाहिए। आवाम को एक चेयरमैन से, एक सरपंच से, एक एमएलए से, एक एमपी से सहायता चाहिए। जब आप वो सहायता दे नहीं पाओगे तो आपको कौन मानेगा। जनाब, आपको बच्चा आपको तस्लीम करने से इनकार करेगा अगर आप 10 दिन लगातार बगैर टाफी के अंदर जाएंगे। अगर बगैर टाफी के अंदर जाएंगे अपने घर में, आपका बच्चा आपको वालिद मानने से इनकार कर देगा। ये तो पब्लिक है। मैं टेंडरिंग प्रोसेस के बिल्कुल हक में हूँ, लेकिन कम से कम ऐसी कोई चीज़ रखनी चाहिए थी, ऐसा कोई सिस्टम रखना चाहिए था सरपंच और चेयरमैन के हाथ में कि जब कहीं कोई नागहानी आफत आ जाए, किसी मालदार को माल का नुकसान हो, किसी ज़मींदार को जान का नुकसान हो, कहीं नागहानी आफत में, कहीं फ्लड में, कहीं नेचुरल क्लाइमेटी में उसको कोई नुकसान हो, और वहाँ पर जब चेयरमैन जाए, जो सरपंच जाए, उसको 10 रुपए की सहायता वो सरकार की तरफ से देने के काबिल होना चाहिए था। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं जानना चाहूँगा, अब आपकी जो है एलजी साहब से भी जो मीटिंग्स रहती हैं, कहीं ना कहीं विजुअल्स की तरह अगर देखते हम तो कभी सरपंचों का कोई एक जत्था बाहर कहीं ट्रेनिंग पे जाता है, कभी एलजी साहब जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेते हैं, वहाँ पे आप ये इस मुद्दे क्यों नहीं रखते, आप वहाँ पे ये सवाल क्यों नहीं पूछते? मैं आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जब सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के, मैं उनको आज सलाम पेश करता हूँ आपके माध्यम से कि वो एक इंसान थे जो अवाम दोस्त इंसान थे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आइडिया नहीं थी आवास प्लस या PMAY। जब हम उसके साथ मिले, पहले हम कमिश्नर मैडम के साथ मिले, कमिश्नर मैडम ने हमको साफ इनकार कर दिया कि मैं ये ID मरकज सरकार से नहीं खुलवा सकती हूँ, पहला जो है उसी में गुजारा कर लो। उसके बाद हम सत्यपाल मलिक जी से मिले, सत्यपाल मलिक जी ने वहीं वादा किया कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर मरकज सरकार के पास जा करके मैं इस मसले का हल, और बराबर उसने पोर्टल खुलवाया और आइडिया हमारे लोगों की बनी। और उसमें भी पता नहीं किन हालात में कुछ लोगों को जिनके पास 1 मरला ज़मीन नहीं है उनको लिखा गया 5 एकड़ इरिगेटेड लैंड। उस वक्त डिफोडा साहब थे, मैंने कौंसल में खड़े होकर डिफोडा साहब को बताया, मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट डोडा में मुझे 1 बंदा दिखाइए जिसके पास 5 एकड़ इरिगेटेड लैंड है, मैं गुलाम रह जाऊंगा उसका। मैंने कहा ये किस तरीके से हुआ है? किसी ने कहा वहाँ उठकर कि नहीं जी ये जी सिस्टम। मैंने कहा सिस्टम में डालने वाले हम लोग हैं, वो उस बंदे को ट्रेस कीजिए जिसने ये सिस्टम में डाला है। मेरी पंचायत के अंदर
एक महाशय है जिसका नाम दयाराम है, 3 मरले भी जमीन उसके पास नहीं लिखी है, उसको 5 एकड़ इरिगेटेड लैंड लिखी है। और उसके बाद आप कहते हैं आप जाते हो। मैं सत्यपाल मलिक जी से भी मिला, मैं जो उसके बाद ये क्या कहते हैं ये तो आज तो मनोज सिन्हा साहब, इनके साथ भी मिला। इसके पहले मुर्मू जी थे, मैं उनके साथ भी मिला। लेकिन आप कहेंगे एक मसले का भी कोई हल हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इतने 10-10 नुकाती मेमोरेंडम हमने दिए, एक मसले का भी हल नहीं हुआ। हाँ, एक जो चीज हमने मांगी ही नहीं थी, शराब का ठेका, वो हमको दिया गया। एक शराब का ठेका जो हमारे लोगों ने नहीं मांगा था। आप अंदाजा लगाइए, जो आवाम यहां कहीं पर, जो गरीब एक अपनी भट्टी से तैयार करता था, अपना रोजगार कमाता था, वो हो गया इलीगल, और सरकार की दी हुई शराब बन गई लीगल। आप उसको सपोर्ट करते हैं जो भट्टी चलती थी? मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन अगर आपने भट्टी वाले को बंद करवाया तो ये लीगल कैसे हुई सरकार की शराब? क्या कि सरकार की शराब में अमृत है? मैं ये कहने जा रहा हूं, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर, वो गलत है। वो हमने यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि इन भट्टियों को बंद करो। हमारे लोग जो हैं, हमारे नौजवान जो हैं, दलदल में फंस रहे हैं, नशे के दलदल में। आपको मैं दूसरे सवाल के ऊपर आपसे पूछूंगा कि कहीं ना कहीं एक पेंशन का जो है, एक किसी को विडो पेंशन है, किसी को अलग अलग प्रकार की पेंशन है, स्कीम्स हैं, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी मांगते हैं। उस पर क्या सोचते हैं? क्या ये प्रोसीजर किस तरीके से आप देखिए, प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, प्रोसीजर कोई गलत नहीं होता है। लेकिन मुझे यही आपत्ति है कि हमारे पास 100-100 साल के बुजुर्ग हैं, और ऐसे भी कोई 60-60 साल, 40-40 साल के ऐसे लोग भी हैं जो चारपाई पर एक ही जगह है बीमारियों की वजह से। तो मेरे एक दो पेशेंट ऐसे भी हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाने की वजह से वो एक ही जगह हैं, व्हील चेयर पे हैं। आप मुझे बताइए, एफिडेविट उसको उनको कराना है अटेस्ट, उनको पर्सनली यहाँ आना पड़ेगा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके डीसी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, ये डीसी साहब और एसडीएम साहब का डोमेन है। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, गो के इनको भी मैन पावर की बहुत प्रॉब्लम है। आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे 101,25,000 के करीब हमारी आबादी है, उस पर हमारे 10 पटवार हल्के हैं। उन 10 पटवार हल्कों में हमें सिर्फ 8 पटवारी हैं, जिनमें 4 डिजिटलाइजेशन पर लगे हैं और 4 ही फील्ड में। आप मुझे बताइए, 90% काम जो है और वो पटवारियों पर है, और हमारे पास ये मैन पावर नहीं। मैं उसके बावजूद मैं इनसे गुजारिश करूंगा, एसडीएम साहब से, डीसी साहब से, कि कम से कम कहीं कैंप लगाए जाएं। मानो कंपैक्ट कोई 4 पंचायतों का एरिया है, उसके बीच में कैंप लगाया जाए और वहां के लिए उन लोगों को बुलाया जाए और वहां पर उनके एफिडेविट उनको अटेस्ट करके दिए जाए, ताकि उनको ज़्यादा परेशानी फेस न करनी पड़े। आखिरी में आपसे 1-2 सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आजकल जिस तरीके से डोडा किश्तवाड़ की बात करें, रामबन की बात करें या भद्रवा वाली साइड की बात करें, सड़क जो है दुर्घटना के मामले देखे जा रहे हैं। सड़कें जो हैं एक खूनी सड़क के नाम से अब जानी जा रही है। कल भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, चिनाब दरिया में एक छोटी गाड़ी गिर गई। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिरकार कारण क्या है? सड़क हादसे क्यों हो रहे हैं? और क्या प्रशासन लगातार मीटिंग्स भी लेता है? डीसी साहब की जो जिस तरीके से प्रेस रिलीज हमारे पास पहुँचती हैं, उसमें ये मीटिंग्स जो है रोड सेफ्टी के लेके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। हकीकत क्या है और किस तरीके से जो आप इस पर बयान करना चाहिए? इससे पहले कि मैं इस मुद्दे पर बात करूं, मैं सबसे पहले उस ख़ानदान से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और उनसे मेरा पूरा हमदर्दी उनके साथ है कि उनकी इस वक्त की दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूं। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह उनको सब्र दे, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। मैं कल डोडा जा रहा था, मुझसे पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ तो अब मैं क्या बताऊँ, मैं ये बताने के काबिल भी नहीं हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा, डीसी साहब बेशक प्रेस रिलीज दें। डीसी साहब की प्रेस रिलीज से कुछ नहीं होने वाला। मीटिंग लेते हैं ना वार्ड प्रशासन के सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता डीसी साहब के हाथ में बात है। इसलिए नहीं है कि अरसा 2 साल से इस सड़क के हादसात के बारे में हम हर कौंसल की मीटिंग में शोर भी हमारी हुई, लड़ाइयाँ भी हुई कि इसमें क्रैश बैरियर जगह जगह लगाए जाएं। लेकिन जहां अमित शाह खुद उस ठेकेदार के साथ मिला हो, वहां हमारे डीसी साहब की कौन सुनेगा? हमारी किसी ने नहीं सुनी। ये ठेका मैं कहता हूं डायरेक्ट अमित शाह को है, यहां कौन सुनेगा हमारी? आप अंदाजा लगाए, अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के और खास करके चिनाब वैली को लोगों को भ्राम भरोसे रखा गया है। सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं कर रही है, और सरकार को मुझे लगता है, जहां तक मैंने देखा, मुझे ये लग रहा है कि सरकार को हमारे आंसू देखने में बहुत मजा आता है।
फिर ये ब्लॉक दिवस क्यों हो रहे हैं? ये भी तो आप तक पहुंचे। ये ड्रामा है, ये लोगों की वक्त का जिया है। आप मुझे बताओ, 2 साल से ब्लॉक दिवस हो रहा है, किसी को यहाँ से इतने लोग हैं, पूछ लो किसी से, कोई एक उसके उनके काम का निवारण हुआ? नहीं हुआ। ये एक शो है, ये शो है। आपको मैं बताऊं कि ये सरकारी लेवल का, ये मोदी जी के लेवल का सिस्टम है। जिस तरह वो वहां पर मोदी जी जो ही उनको इलेक्शन आता है तो वो सिर्फ वोट के लिए राजनीति करते हैं और लोगों को इज्म की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर बांट करके वोट बटोरते हैं। कभी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, कभी उन्होंने यहाँ के महंगाई पर बात की, कभी उन्होंने जो 15 लाख का उनका जुमला था वो किया। लेकिन ये सिर्फ लोगों की टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कि लोगों का जहन कहीं बेरोजगारी की तरफ ना जाए, लोगों का जहन कहीं महंगाई की तरफ ना जाए, लोगों का जहन कहीं हमारे वादों की तरफ ना जाए, उनको भटकाने के लिए कभी ब्लॉक दिवस, कभी बैक टू विलेज और कभी दूसरे ड्रामे करके। मैंने तो पिछले दिन यहाँ ब्लॉक दिवस था चंगा में, मैंने वहाँ बोला, मैंने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा यार, मैं सलाम तुमको पेश करता हूँ यार, तुम कुछ भी ना 2 साल से होने के बावजूद भी इन प्रोग्रामों में आ रहे हैं, आप तो मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। और सरकार इतनी निर्लज हो गई है कि उनको ये भी समझ नहीं आ रही है कि एक गरीब जो है दिन को कमाता है, शाम को खाता है, और उसका दिन बेचारे को कभी ब्लॉक दिवस में और कभी बैक टू विलेज में उसका चला जाता है और उसको कोई भी फायदा उसके हाथ में नहीं है। आप अंदाज़ा लगाए, इस वक्त हमारी भले की आवाम जो है, मुझे लगता है 80% आवाम जो है लोनों पर चल रही है। आप चाहे बैंक वालों से पूछ लीजिए कि क्या हाल है, किस तरह से लोन तो ले रहे हो कहीं नहीं, सरकार भी तो उनको सब्सिडियां प्रोवाइड कर रही है, अलग अलग स्कीमें दे रही है, वो भी तो एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दे रही है कि आप अपने पैरों पे खड़े रहिए, आप अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, अपनी जो यूनिट स्टैंड कीजिए और आप अपने पैरों पे खड़े रहें। उस पर क्या सोच? जनाब आप मुझे बताओ, 27, 14, 14.5 हज़ार पर कौन सा यूनिट आप खड़ा करोगे? जो गरीब को गाय के चारे के बुनियाद पर दिया जा रहा है। मैं आपको 14.5 हज़ार जेब से दूंगा, जाओ खोलो कोई इंस्टीट्यूट शुरू करो कोई काम धंधा शुरू। किसान को तो 6,000 रुपये सालाना आता है 3 किस्तों में। बिजली पे चला जा रहा है। जनाब आज बिजली का किराया हमारा गरीब हजार रुपए महीने का दे रहा है और साल में 6,000। ये तो एक भोंडा मजाक है आवाम के साथ। मैं कहता हूं ये भीख जो दे रही है ना सरकार, इस भीख को बंद करे। हमें इस भीख की जरूरत नहीं है, हमको हमारे लोगों को रोजगार दे। ये भीख देकर लोगों का दिल लुभाना चाहते हैं, ये भीख नहीं चाहिए। 5 किलो का राशन दे करके आवाम को बुद्धू बनाया जा रहा है और इससे साबित होता है कि हिंदुस्तान जो है मोदी के दौर में गुर्बत की दलदल में फंस गया है। वो यहां से साबित है कि जो कि 5 किलो पर निर्भर है आज हिंदुस्तान की जनता। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं सरकार, केंद्रीय सरकार कहती है कि अब अच्छे दिन आ गए हैं, और सरकार को मैं और आपकी तरफ से एक सवाल पूछना चाहूँगा, या आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। गैस के दाम आज आसमान छू रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन आ गए हैं, क्या कहेंगे? और जनाब अच्छे दिन अगर आए हैं तो अमित शाह जी के बेटे के आए हैं, अच्छे दिन अगर आए हैं तो राजनाथ जी के बेटे के आए हैं, अच्छे दिन अगर आए हैं तो मोदी के सपोर्टरों के आए हैं, अच्छे दिन अगर आए हैं तो अंबानी और अडानी के आए हैं। एक गरीब मेरा साथी, मेरा ज़मींदार भाई, मेरा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जाकर पूछ लीजिए उनसे तुम्हारे कितने अच्छे दिन आए। वो तो बेचारे इस वक्त आप अंदाज़ा लगाओ, गुर्बत की दलदल में लोग फंसे जा रहे हैं। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए तरस रहा है, कोई अपने बेटे की शादी के लिए तरस रहा है, और कोई अपना 2 डंग का खाने को तरस रहा है, और ये कह रहे हैं अच्छे दिन इन लोगों के आए। लेकिन गरीब आवाम के अच्छे दिन नहीं आए। गरीब आवाम पिस रही है, बहुत बुरी दलदल में है, लेकिन इनको सत्ता चाहिए। आप देख रहे हैं आए दिन ये क्या कर रहे हैं, कौन कौन के ड्रामे कर रहे हैं। और जहां तक गैस का आपने बात की, बड़ा डंडूरा पीटा था मोदी जी ने मुफ्त गैस देने का, औरतों को बड़ा औरतों का हमदर्द बना बैठा था। अरे भाई तू अपनी औरत को नहीं संभाल पाया यार, तू क्या किसी औरत की अस्मिता को समझ सकता है, किसी औरत की बेबसी को क्या तू समझ सकता है। आज वही औरत अरसा 2 साल से वो सिलेंडर भरवाने पर भरवा नहीं पा रही है। आप अंदाज़ा लगाइए, जो 350 में गैस सिलेंडर मिल रहा था वो आज आपको 1200 में मिल रहा है। ये तो मैं तो समझूंगा ये उस तरह है जिस तरह एक ड्रग बेचने वाला पहले नौजवानों को मुफ्त में देता है और बाद में उनको 10 गुना ज्यादा पेमेंट लेकर के उनसे प्राणी वसूली भी करते, वो मोदी जी कर रहे हैं। आपने तो बिल्कुल ही 0% कर दिया सरकार को कि कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रही।
कहीं ना कहीं आप अगर एक सवाल ये भी है, कहीं ना कहीं आप ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट तो नहीं करते, ये भी नहीं, कहीं ना नहीं, कहीं दर्शक जो है ये नहीं। सवाल आप पे रखेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, बात सुनिए मेरी। अगर एक तरफ से आप अपने किसी हमदर्द को 10 रुपए का अनुदान करते हैं, उसको 10 रुपए की सहायता करते हैं, लेकिन दूसरे जेब से उसको 100 रुपए निकाल लेते हैं, तो क्या ये जायज है? क्या आपने वो सहायता की? आपकी वो सहायता किसी में है? किसी में नहीं है। अगर आप 10 रुपए जेब में डाल रहे हो एक जेब में, दूसरे से 100 निकाल रहे हो, आप देख रहे हो आए दिन क्या हो रहा है। ये सड़कें जो बन रही हैं, वो के सरकार बना रही है, लेकिन इस वक्त गरीब को पूछो क्या उस सड़कों पर चलने के लिए उसके जेब में पैसा है? मेरे गरीब आवाम शिनकनी से पैदल चल रही है और सियासी बुनियादों पर बहुत सारी सड़कों को रोका गया है। मैं 3 साल से रो रहा हूं, शिनकनी के लोग मर रहे हैं सड़क के लिए, और वहां पर सियासी बुनियादों पर एक आदमी की वजह से, 2 आदमियों की वजह से सड़क को रोक के रखा हुआ है, नहीं हो रही है। यहाँ कोटा खड़ंगल की सड़क देखिए जनाब, जितने भी काम इनके हैं वो आवाम दोस्त नहीं। मैं बार बार हर जगह ये कहता हूं कि ये सरकार जो है, मैंने कौंसल में भी कहा कि ये सरकार आवाम दोस्त नहीं है, ये सरकार आवाम दुश्मन है। इसको गरीब के आंसू देखने में बहुत मजा आता है। मैंने कौंसल में भी बोला चेयरमैन साहब को, मैंने कहा जनाब आपके ड्रामों ने और आपकी सरकार के इस डंडूरा पीटने ने, कभी जलसों में डंडूरा पीटा, कभी टीवी के जरिए डंडूरा पीटा, कभी व्हाट्सएप के जरिए डंडूरा पीटा कि हमने जी ये कर दिया तो हमने वो कर दिया, और पंचायतों को पावर बीजेपी तो कह रही है अब सीएम आने वाले समय इलेक्शन के बाद सीएम तो बीजेपी का ही जो है बनने वाला है। और जनाब ये वो मंगरी लाल के सपने देख रहे हैं, ये गुजरात नहीं है। और अगर ये एक बार ईवीएम को कैंसिल करके बैलेट पेपर पर आ जाएंगे ना, इनको अपनी तमाम औकात सामने आ जाएंगे। आप नहीं देख रहे हैं गुजरात में 1 मिनट में 16-16, 18-18 वोट पड़े। सरकार तो बीजेपी की बन गई। वो कुदरती बात है, जब 18-18 वोट वहां डाले, वो किस चीज ने डाले आप अंदाजा लगाओ। कम से कम 60। फिर हिमाचल में क्यों नहीं डले? ये यही करते हैं ना कि गुजरात इनके लिए बड़ी अहम स्टेट थी। वहां अगर ये नहीं आते, इसलिए वहां ढील दे दी और वहां ले लिया। मैं कहता हूं ये बेल्ट पेपर पर आ जाए, इनको खसलत पता लगेगी कि लोग इनके लिए क्या चाहते हैं। आज नहीं देखते हो राहुल गांधी जी के साथ पूरी दुनिया जुड़ रही है। क्यों जुड़ रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं भारत जोड़ो। आजाद साहब ने तो कांग्रेस छोड़ दी। आजाद साहब यहाँ कांग्रेस में बहुत आए बहुत गए। यहाँ इंदिरा गांधी जी थी, लोग जिस वक्त तो मर गई थी, लोग कहते थे कांग्रेस खत्म हो गई, देश खत्म हो गया। देश भी चला, कांग्रेस भी चली। यहाँ ये कांग्रेस एक बहुत बड़ा समंदर है। यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, कोई इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं होती है, लोग आते जाते हैं। आज़ाद साहब भी आया था, अपने कुर्सी का मज़ा लेकर चले गया, और ये कहकर कि नहीं जी मैं बड़ा काबिल हूँ, तो बड़े काबिलियत से मैं आया हूँ आगे। तो सरकार कांग्रेस को ये दे रहा था पहले, जब आपने ये देखा कि एमपी अब मैं बनने वाला नहीं हूँ, तो देखा कि जी अब मैं नहीं बनने वाला हूँ, तो कांग्रेस को देने लगा शिक्षा कि आप ग्रास रूट लेवल से वोटरों ये इसको नुमाइंदों को जी इलेक्शन के जरिए चुन कर लाओ। आज जो ये लिस्ट निकाली, कौन सा इलेक्शन किया उन्होंने? कांग्रेस कहती है वो बी टीम है बीजेपी की, आज़ाद पार्टी। कुदरती आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो एक बंदा 20 साल के बाद, 20 साल पहले वो यहाँ पर 2004-05 में चीफ मिनिस्टर थे, यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन थे, और वजीर दिफा भी थे स्टेट के। उसके बावजूद भी आज वो कह रहे हैं मेरे साथ मिलिटेंट थे। उन्हें कंप्रोमाइज़ किया है मुल्क की सलामती के साथ। तो मैं कहता हूँ अगर मोदी की सरकार नहीं होती, दूसरी कोई सरकार, वो आज अंदर होते। कांग्रेस पार्टी से कौन चेहरा रहेगा? मैं ये बात कहूँ कि पिछले साल मैं चेयरमैन होते हुए मेरे साथ मेंबर जो थे वो मिलिटेंट होते थे, तो क्या मुझे सरकार छोड़ेगी? पहले तो मुझे ही अंदर करेगी कि आपने कैसे चेयरमैन होते हुए मुल्क की, एक तो मुल्क की का हलफ, आप मुल्क के आइन के तहत आपने हलफ लिया कि मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, और आज आप 20 साल के बाद या 15 साल के बाद ये कह रहे हो कि मेरे साथ मिलिटेंट थे। क्या मिलिटेंट थे? तो वो तो आपको देखना है ना। तो इसका मतलब ये है जो मिलिटेंट उन्होंने अपने गोद में पाले, तो इसका मतलब है आज तक जितना भी नुकसान हुआ तो वो उसकी वजह से हुआ। स्टेट के अंदर जो निर्मम हत्याएं हुई वो तो उसकी वजह से हुई। अगर उसने उस वक्त रोका होता मिलिटेंसी को अपनी गोद में नहीं पाला होता, तो आज ये हालात हमारे सामने नहीं होते। कांग्रेस के पास सीएम चेहरा क्या है? कांग्रेस के पास जनाब हम आपको बताएंगे, जिस वक्त हमारी सरकार बनेगी हम आपको बताएंगे हमारे सीएम। कहीं न कहीं एक नारा दिया जाता है कांग्रेस मुक्त भारत, क्या सोचते हैं? जनाब ये कुछ लोगों की भौखलाट है। हिमाचल में कांग्रेस का जो है एक बार फिर से जो है परचम लहराया है। अभी आप देख लो, आगे आगे देख लो,
अभी कर्नाटका में इलेक्शन आने वाले हैं, अभी राजस्थान और बाकी जगहों पर इलेक्शन आने, आप देख लेंगे कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा। ये वो कांग्रेस है जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में एक अहम रोल अदा किया है। जो भारतीय जनता पार्टी कल तक 60 रुपए पेंशन अंग्रेजों से लिया करती थी, वो आज हमको सबक सिखा रही है, आज हमको कह रही है कि आपको कैसे चलना है। कांग्रेस को किसी के आदर्श सिखाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस आदर्शवादी थी, आदर्शवादी है, आदर्शवादी रहेगी। मुल्क दोस्त थी, मुल्क दोस्त है और मुल्क दोस्त रहेगी, कयामत तक रहेगी। और हम अपनी जानों की कुर्बानी देकर भी अपने मुल्क के लिए खड़े हैं। और इनका काला कुत्ता भी आज़ादी के आंदोलन में नहीं मरा है, इस भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हों, चाहे वो राजीव गांधी जी हों। आपने देखा कि हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस देश के खातिर, और ये उस वक्त माफ़ीनामा लिख कर देते थे अंग्रेज़ों को। ये वो लोग हैं आज हमको सिखा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने इनकी सारी छवि आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इनको लोग हसरत दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। बहुत लंबा इंटरव्यू रहा हमारा। और देखिए, आप जो है ये थे इस समय चंगा से बीडीसी चेयरपर्सन, जिन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी और ख़ास तौर पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए काफ़ी सारे सवाल भी पूछे। और दूसरा, उन्होंने जो है अपनी भड़ास जो है, चाहे लोगों की भड़ास रखें या इनकी तरफ से जो भी बातें थी वो सामने रखी। और कटाक्ष जो है हमने इनके ऊपर भी पूछे कि कहीं ना कहीं आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट तो नहीं करते हैं। हालांकि जो जिस तरीके से इन्होंने अपना जवाब दिया आप सभी के बीच है। और जेके टाइम्स की लगातार प्रयास रहता है कि हर पक्ष का सुना जाए, अवाम की आवाज़ जो है आप सब तक पहुंचाई जाए। जेके टाइम्स लगातार अपनी कोशिश इस तरह जारी रखेगा। जेके टाइम्स को तरफ से कमल चाड़क, गुंदो भलेसा से। थैंक यू।